नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इसी मुश्किल घड़ी में लाखों लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं और लोग अपने तथा अपने परिवार को बचाने के लिए निरंतर पलायन करते जा रहे हैं। शहर में रहने वाले लोग जो शहर में रहा करते थे वह अपने गांव लौट चुके हैं और भयभीत, हैरान, परेशान, डर के साए में जी रहे हैं। इसी दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन मुश्किल भरे हालात में आगे निकलकर लोगों की मदद बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आज हम ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस मुश्किल भरे दौर में बहुत ही लोगों की मदद की है। तो आइए सुनते हैं इनका साक्षात्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। आज हमारे साथ में है एक खास शख्सियत जिन्होंने कोरोना पैंडेमिक में भी इतने मुश्किल दौर में भी लोगों की मदद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मना झा जी की, जो V2 केयर NGO रन करती हैं और साथ में वाइफ ऑफ DIG जम्मू भी हैं। इनसे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। थैंक यू आकाश फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम पद्मजा झा, मेरा नाम पद्मजा है और मेरे हस्बैंड अभी DIG हैं CRPF में, ही इज़ पोस्टेड इन जम्मू। और वैसे तो हम बेस दिल्ली में हैं। दिल्ली में CWG कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में मेरा अपना मेरा घर है और हम यहीं पे भी रहते थे। और जब यहाँ रह रहे थे तभी हमने ये NGO स्टार्ट किया, तो बस तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है इस जर्नी की। मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई और आपके परिवार में कौन कौन है, कैसे? मेरी स्कूली शिक्षा वैसे तो मुंबई से थोड़ा सा पहले सबर्बन कल्याण है, वहाँ से हुई है। मेरी स्कूलिंग सेंचुरियन हाई स्कूल बिरलास का है, वहाँ पे हुई थी। और मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स और मेरी और 4 छोटी बहनें हैं, तो लाइक दैट इज़ माई फैमिली। और वैसे तो बाकी भी मेरा बाकी फैमिली भी ऑल ओवर मुंबई स्प्रेड है, बट अदरवाइज़ ये मेरी फैमिली है। अभी तो शादी होने के बाद हस्बैंड के साथ और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अब ग्रोन अप हैं। तो फिर अब उनके बड़े होने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉज कि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ, एंड सो आई एम इनटू ऑल दिस थिंग्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि आप एक संस्था भी रन करती हैं, तो उस संस्था के बारे में आप करें, उसके बारे में। हाँ, मेरी संस्था का नाम है V2 केयर HSW फाउंडेशन। और ये संस्था बिल्कुल जो मेरे दिल के सबसे करीबी काम है, सोशल वर्क, उसी से रिलेटेड सारा काम करती है। इस संस्था में मैंने कोई बाइंडिंग नहीं रखी है। मुझे अगर कोई बच्चा मिलता है जिसकी एजुकेशन के लिए कोई काम करना है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, वो भी करती हूँ। कोई गरीब है जिसको खाना देना है, या इनफैक्ट यूँ कहिए कि जिस तरह से भी मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, आई एम रेडी टू डू दैट टाइप ऑफ हेल्प। और यही मेरा पर्पस है और मुझे इस काम में अपने आप को पूरी तरह से लगाना है। अभी तो ये शुरुआती दौर है मेरा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको मैं जितना कर सकूँ उतना मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। आपकी संस्था के कार्य और उद्देश्य क्या हैं? कार्य ये है कि जितना सोशल वर्क हो जिससे मैनकाइंड को मैं हेल्प आउट कर सकूं। बहुत सारे, देखिए, भगवान की ये रहमत है कि हम आज एक जगह पे हैं जहां हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उन लोगों की लाइफ को थोड़ी इजी बनाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो मेरा मकसद वही है। मुझे कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं करना है, लेकिन अभी मेरे मन में एक बहुत दिमाग में चल रहा है कि जब मैं ट्रैफिक पे रुकती हूँ और मैं बच्चों को देखती हूँ बेगिंग करते हुए, तो मुझे बड़ा दुख लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को एक पाथ दिखाना बहुत ज़रूरत है। तो मेरा मेन मकसद है कि मैं कुछ ऐसा उन लोगों के लिए स्टार्ट करूँ, लाइक समथिंग लाइक अ स्कूल फॉर देम, जो उनके काम के साथ साथ उनको एजुकेशन दे सके। तो बेसिकली आगे चल के 1-8 साल में मैं उन्हीं पे ज़्यादा वर्क करने वाली हूँ। बट अदरवाइज एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग फॉर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक या तो फूड प्रोवाइड करना है, या कपड़े प्रोवाइड करना है, या मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है, या एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो जो भी जहाँ से भी मेरे पास अप्रोच आता है, मैं उसके लिए आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें इतने मुश्किल भरे दौर में लोगों का रोजगार चला गया, खाने पीने की किल्लत होने लगी, तो उसमें आपने राशन का वितरण किया बहुत लोगों को, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है?
मुझे लगा कि इस टाइम पे जो बहुत सारे जो लेबर क्लासेस होते हैं या दिहाड़ी मजदूर या जो मेड्स होती हैं, कोरोना के टाइम में लोगों ने अपने घरों में मेड्स को आना भी मना कर दिया था। खैर उनकी भी अपनी मजबूरियां थी, तो उस वजह से तो उन लोगों के लिए जो कि हैंड टू माउथ हैं, कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उन लोगों के लिए खाना एक बहुत बड़ा समस्या हो गया, जो कि हमारा सबसे बेसिक नीड है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा मौका है कि मैं इन लोगों की हेल्प कर सकूं। और वही सोच के मैंने ये काम मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैंने पूरी लॉकडाउन जो भी 3-4 महीने की थी, अभी तो फिर भी सब खुल गया है, मैंने कोशिश किया उसमें 3 से 4 बार मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैंने कोशिश की कि ऐसी पैकेट्स बनाई जाए जो एटलीस्ट उनको 15 to 20 डेज उनकी राशन, बेसिक राशन जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकें, जैसे कि आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज, जो कि उनका बेसिक है, तेल, चाय पत्ती, चीनी। और हमने उसी तरह से पैकेट्स तैयार किए और हमने मेरे ख्याल से 3 या 4 बार डिस्ट्रीब्यूट किया। हर बार 250 लोगों को हमने ये किया। और हमने कोशिश किया कि जिन 250 को हमने पकड़ा था, उन्हीं 250 को हम कंटिन्यूसली 4 बार दें, ताकि उनकी चारों मतलब उनकी फैमिली उस लॉकडाउन के दौरान एटलीस्ट प्रॉपर उनका ये ना हो कि वो भूखे सोएं। मतलब आराम से वो रह पाए। हाँ, आराम से वो रह पाए, कि उनको कहीं भटकना ना पड़े। कम से कम उनकी इतनी तो हो कि वो भूखे पेट उनके बच्चे या वो लोग ना सोए, या उनको कहीं दर बदर भटकना ना पड़े। जैसे हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, हम अपने घर में रहना चाहते हैं, हम चाहते थे कि वो भी बिल्कुल सेफ रहें, अपने घरों में रहें। इनफैक्ट हमने ये भी कोशिश करा कि हमारे घर के आसपास जितने इस तरह की कंटेनमेंट्स थे, झोपड़ियाँ थीं, वहाँ पे हमने सैनिटाइजेशन का भी ड्राइव किया कि हम वहाँ पे सैनिटाइज़र लेकर जाते थे और हम पूरी स्प्रे करवाते थे। हम उनको मास्क और सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइज़र हैं छोटे छोटे पैक्स, वो भी उनको हम प्रोवाइड करते थे। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कि हमारे एरिया में जितना हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं हमको भी चाहिए, तो जो बेसिक फैसिलिटी था वो हम उनको देने की हमने पूरी कोशिश की। इस दौरान तो वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल जा नहीं सकते थे। देखिए उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना। हम लोग तो फिर भी जैसे भी मैनेज है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके, या जैसे भी हम अपनी काम को मैनेज कर लेते थे, लेकिन उन लोगों के लिए तो ये सारी सुविधाएं हैं ही नहीं। एक तो हैंड टू माउथ है, कोई सेविंग तो उनके पास बहुत होती नहीं है, बहुत होगी तो 8 दिन की होगी, 10 दिन की होगी। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसा था कि भूखे पेट मरने वाली टाइप की सिचुएशन थी। तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ा एक सहारा था कि कोई कहीं से लाके राशन दे दे। तो हमको लगा कि नहीं, इस टाइम पे अगर हम उनकी हेल्प करते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। तो यही सोच के हमने ये काम किया। और मैम, इस दौर में सभी लोग अपने घर के अंदर थे, अपनी सुरक्षा कर रहे थे, अपनी परिवार की सुरक्षा कर रहे थे, और इस दौरान आप बाहर थी, मतलब फ्रंट में आके आप लोगों की मदद कर रही थी। क्या कभी आपको खुद डर नहीं लगा कि आपको भी कभी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए डर तो पता नहीं, जैसे शायद ऊपर वाले की रहमत है कि वो सब दिमाग में आया नहीं। लगा कि यार वो इतनी 250 फैमिली, 300 फैमिलीज़ हैं, उनको खाना देना ज़्यादा ज़रूरी फील हुआ उस वक्त। लगा कि नहीं, उनकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतों के आगे ज़्यादा बड़ी दिख रही थी मुझे। और फिर हम प्रिकॉशन ले रहे थे, क्योंकि देखिए जब हम ये काम कर रहे थे तो हमारी सेफ्टी के साथ साथ उनकी सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हम जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हमने भीड़ इकट्ठा करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की। हमने कोशिश किया कि हम फेज़ मैनर में कुछ लोगों को बुलाएं, और बाकी लोगों का हमने एड्रेस ले लिया था, आधार कार्ड ले ली थी, और हमने उनको जा के उनको सामान पहुँचाया विथ बाई टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। देखिए डर, रिस्क तो हर जगह होता ही है, विदाउट रिस्क तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ा, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन थी जिसने ड्राइव, मतलब कहते हैं कि एक ड्राइव था हमारे लिए कि ये करने से मन को खुशी मिल रही थी, और ये ड्राइव ने हमको ये करने से रोका नहीं, और हम आगे बढ़ते गए। और बस मैम, आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, गोल्स हैं एनजीओ को लेके? मेरे फ्यूचर का प्लान यही है कि देखिए मैं आई जस्ट वांट टू फोकस, कि मेरा मतलब बहुत मन है कि मैं कुछ बच्चों को पॉकेट से उठाऊं और मैं उनकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करूं। बेसिकली मेरा मकसद जो है मेरी एनजीओ का, वो आगे चल के यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जब ये ट्रैफिकों पे या फिर इस तरह की आप देखोगे फुटपाथ वगैरह पे जब बच्चों को देखते हैं, तो वो एक बड़ा बहुत दिल को बहुत दुख पहुँचाता है। तो मेरा बहुत मन है कि मैं उनको, उनकी फैमिली को कन्विंस करके उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आएँ। और मेरा मानना है कि अगर मैं 4-5 बच्चों की भी लाइफ में चेंज करूँगी तो उनका परिवार
4-5 परिवार चेंज होगा। तो मेरा मेन मकसद वही है जो कि मैं आगे चल के करना चाह रही हूँ, और डेफिनेटली आई विल स्टार्ट द वर्क विद इन सम स्पैन ऑफ टाइम। तो यही मेरा मेन एम आज के डेट में वही है। साथ में जो भी हेल्प जिसको चाहिए वो तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे जो भी फील्ड हो। बट एजुकेशन इज़ द वन सेक्टर विच आई वांट टू फोकस, स्पेशली फॉर दोज जिनको सच में नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन फिर भी एक तबका है जहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग है, सब वर्किंग है, और वो वर्किंग वैसे वाले हैं जो दिहाड़ी टाइप के हैं। तो उन बच्चों को बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं होता कि वो स्कूल तक पहुंच पाए। तो मेरा मन है कि मैं स्कूल उन तक पहुंचाऊं। अभी कैसे करूंगी, क्या करूंगी, जब बनाऊंगी तो मैं आपको डिटेल सारी बताऊंगी, बट वो आने वाले स्पैन में ये मैं करने वाली हूं। कहें तो आपका एक लक्ष्य ये है कि आप पूरे देश की जो शिक्षा है उसमें बदलाव करना चाहती हैं। जो पूरे देश तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल मैं अपने एनजीओ के माध्यम से एटलीस्ट मैं जहाँ तक पहुँच सकूँ वहाँ तक मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा डिप्राइव ना हो। इस जो देखिए बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक पूरी चीज़ मिलनी चाहिए जो हर बच्चे को मिलती है। एक एफ्लुएंट क्लास के घर में जो बच्चे को मिलती है उतना तो हम नहीं दे सकते, लेकिन उनको एटलीस्ट हम वो एक रास्ता दें कि कम से कम वो आगे बढ़ सके। कम से कम उनको ये समझ में आए कि एजुकेशन के बाद उनके लिए लाइफ की और भी बेगिंग के अलावा उनके पास और भी ऑप्शन खुल सके, जो भी स्किल हो या जो भी हो। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी बेसिक एजुकेशन के साथ उनको वो स्किल दे सके। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो उसी को अचीव करना है। उसके लिए हम बैठ के कर रहे हैं बहुत सारी प्लानिंग, और विद इन सम स्पैन ऑफ टाइम आई वुड बी स्टार्टिंग दैट। मैम, आपके एनजीओ की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से, मतलब क्या ख्याल आया, क्या मन में विचार आया जो एनजीओ की शुरुआत हुई? देखिए सोशल सर्विस तो नहीं कहूँगी, लेकिन हेल्पिंग समबडी वाज ऑलवेज मतलब क्या कहते हैं उसको, हमेशा से एक इच्छा रही थी कि लोगों को हेल्प करना है। और टू बी फ्रैंक 23rd मैरिज एनिवर्सरी थी मेरी, और हम दोनों बैठ के अपनी ही यादों में बैठे थे, और फिर एक सडन दिमाग में आया कि यार अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए तो हम कर ही चुके हैं, करते ही हैं, कर ही रहे हैं, तो अब सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। और इसी दौरान हमने कुछ टीवी पे न्यूज़ भी देखा था रोटी बैंक का, तो वही एक जहन में आया कि रोटी बैंक कितना अच्छा कंसेप्ट है, तो वाई नॉट स्टार्ट इन अवर ओन सोसाइटी, क्योंकि हमारी भी सोसाइटी बड़ी एफ्लुएंट सोसाइटी है, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, यहाँ भी लोगों के घर में खाना तो बचता ही है। अगर वो खाना किसी के काम आए तो कितना अच्छा होगा। तो बेसिक हमने तो उसको फूड बैंक का नाम दिया, और हमने उसका ही काम स्टार्ट किया। हमने मैसेज फ्लोट किया अपनी सोसाइटी में कि ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, पैकिंग करके आप हमको दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा होगा। और आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम माई सोसाइटी, सम ऑफ माई मेम्बर्स वे वेरी सपोर्टिव, और खाना पैक हो के आने लगा जिस तरह से हम चाहते थे कि एक पैकेट में इतना खाना हो कि एक आदमी भूखा ना सोए। ये नहीं कहूँगी कि अब वो पेट भर के राजा की तरह खाए, एटलीस्ट 4 चपाती थोड़ी सब्जी हो, ताकि वो घर जाए तो सुकून से एक टाइम का खाना खा के अपना सो जाए। और वो आने लगे, और बस वही डिस्ट्रीब्यूशन करते करते धीरे धीरे लोगों की राय विचार आते गए, एडवाइस आता गया, और वो एक एनजीओ की फॉर्मेशन होना मतलब शेप ले लिया उसने। अदरवाइज तो मेरा बस हेल्प करने का एक एटीट्यूड था। एनजीओ तो पता नहीं बनता चला गया। अदरवाइज तो मैंने कभी एनजीओ बनाने का तो ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एनजीओ बनाऊंगी। हाँ, लोगों को हेल्प करना है, या यूँ समझिए कि लोगों की ज़िंदगी में मेरी वजह से कुछ हेल्प हो जाए, वो करने की इच्छा हमेशा से थी। उसकी रूपरेखा अपने आप बनती चली गई, और बस आज ये अभी आपका एनजीओ किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम कर रहा है? देखिए हम अभी पोस्ट यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारा मेन यमुना खादर वगैरह एरिया है जहाँ पे काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ आप लोग गए होंगे। वहाँ पे भी स्कूल है, वहाँ हमने मेडिकल कैंप भी लगाया था। वहाँ पे स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बुक्स वगैरह जो भी प्रोवाइड कर सकें। तो अभी मेन हम इसमें फोकस रहते हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जम्मू से बहुत सारे लेबर्स आ रहे थे, तो किसी ने कहा यार उन लेबर्स को खाना नहीं मिल रहा, कैसे प्रोवाइड करेंगे उन लॉकडाउन के टाइम। तो फिर उनको खाना, मतलब जहाँ से भी मुझे न्यूज़ मिलता है कि फ़लाँ हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ है, खाना नहीं मिल रहा है, तो हम फिर वहाँ पे खाना भिजवाते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन आती है, मेन अभी मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा हूँ कि मेरा ये है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, ये भी एक मेरा बहुत है कि एजुकेशन में तो बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, जो भी मतलब बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम अभी हम मेन इन दोनों सेक्टर में हम ज़्यादा है काम कर रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है या फूड से रिलेटेड जो भी है।
देश की यूथ जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश की यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोग आजकल की यूथ बहुत सेंसिबल है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, सो दे वेरी सेंसिबल, बट मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि वो अपनी जो भी लाइफ जैसे भी लीड कर रहे हैं करें, लेकिन हर फैमिली हर यूथ अगर एक कोशिश करे कि वो अपने साथ साथ किसी एक नीडी पर्सन का हेल्प कर सके, जिस भी वे में कर सके, थोड़ी भी हेल्प कर सके, तो अगर वो लोग करें तो शायद हमारे इंडिया में जो ये हम कहते हैं कि पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, थमेगी, कुछ ना कुछ कम होगी। तो मेरी सारी यूथों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना अपने ऊपर स्पेंड करते हैं करें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक कोई छोटा सा हिस्सा किसी ना किसी को, एवरीबडी ऑफ देम, अगर एक एक आदमी को हेल्प करेगा ना, तो कहीं भी हम लोगों को ये सब लार्ज स्केल पे करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। साथ में मेरा एक और चीज़ है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे जगह हैं जहाँ अवेयरनेस की कमी है। अभी कोविड में ही हम कितने ऐसे जगह देखते हैं जहाँ लोगों को अभी भी ठीक से नहीं पता है कि मास्क पहनना चाहिए या सैनिटाइजर लगाना चाहिए। दूसरा एक चीज़ अभी भी स्वच्छ इंडिया जो कहते हैं बहुत, अभी भी हम जम्मू में रह रहे हैं, अभी भी मैंने देखा कि ओपन डेफिकेशन अभी भी बहुत हो रहा है। तो ये भी एक फील्ड है। मैं अभी जम्मू में अभी वहाँ मिली हूँ कुछ लोगों से, कुछ अथॉरिटीज़ से, और मैंने कहा है कि नहीं, हमको कुछ और टॉयलेट्स अलग अलग जगहों पे बनवाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे आज की यूथ अगर थोड़ी थोड़ी जगह पे अगर हेल्प करे अपनी अपनी सोसाइटीज़ के पास या अपनी अपनी एरियाज़ में, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट बून फॉर आवर कंट्री। मैम, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आकाश।